नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि बोन टीबी आखिर है क्या? देखिए, बोन ट्यूबरक्लोसिस जो है वह ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि शरीर के किसी भी अंग को इन्फेक्ट कर सकता है। भारतीय परिवेश में देखा गया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से सामाजिक गरीबी है और थोड़ी सी गंदगी है, तो वह बहुत ज़्यादा हमारे समाज में यह बैक्टीरिया फैली हुई है। लेकिन समय के साथ एक देखा गया, पहले लोग सोचते थे यह गरीबों की बीमारी है, जो गंदे में रहते हैं केवल उसी में होता है और किसी में नहीं होता है। लेकिन आज अच्छे अच्छे जो कि बहुत अच्छे परिवार के हैं, उनमें भी बोन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी देखी गई है। वह शरीर के जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी जोड़ हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन भारतीय परिवेश में देखा गया है पीठ की हड्डियों में बहुत ज़्यादा ये होता है, घुटने में ये बहुत ज़्यादा होता है, कूल्हे में होता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मुझे बोन ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता है, मैं बहुत अच्छा से खाना खाता हूँ इसलिए मेरे में नहीं होगा। यह होता है और इसकी शुरू में पहचान होने से बहुत सफल इलाज हो सकता है। बोन ट्यूबरक्लोसिस होने के जैसे आपने कारण बता दिए हैं, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिनको लोग अवॉइड कर सकते हैं जिससे वो इससे अपने आप को बचा कर रख पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं से बोन ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वह आपकी श्वास से ही वो जाती है, पहले छाती में लॉज होती है। कभी कभी वहाँ वो ढंग से बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस का परेशानी नहीं बनती है और कहीं उसके बाद वो जाके दूसरे जोड़ों में जा सकती है। जो भी जोड़ है हमारे शरीर में, हमारे अगर शरीर की संरचना देखिए तो यह जो पीठ है पूरे ये सारे इसमें हो सकता है, जिसको केरीज स्पाइन बोलते हैं। ये कूल्हे में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, हर जगह ये हो सकता है। तो समय आया है कि हमको पहचान करने के लिए, अगर दर्द हो रहा है किसी जोड़ में, सूजन हो रही है, तो यह बोन ट्यूबरक्लोसिस का एक लक्षण हो सकता है। और एक और चीज़ देखा गया है, अगर केरी स्पाइन जो पीठ का बीमारी है, जनरली उसमें रात में दर्द बढ़ता है, हल्का हल्का बुखार आएगा। उस मरीज में ऐसी नहीं सोचनी है कि खांसी होगी, क्योंकि जब छाती का होगा तभी खांसी होगी। ऐसा नहीं सोचना है भूख कम हो जाएगा। तो दर्द, हल्का हल्का दर्द, हल्का बुखार अगर हो रहा है तो आपको यह सोचना है कि आपको बोन ट्यूबरक्लोसिस भी शायद हो सकता है। ये जो बोन ट्यूबरक्लोसिस है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किन लोगों को ये होने का खतरा ज़्यादा होता है? ज़्यादा तो देखा गया है ये गरीबों में होता है, जिनके यहाँ पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिनके यहाँ शरीर में अच्छे प्रोटीन और विटामिन्स की कमी होती है, वो गंदगी वाले जगह पे रहते हैं, कार्य करते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा कारण होता है कि ट्यूबरक्लोसिस उनको होता है। वह शरीर के अगर बोन्स में आ गया तो बोन ट्यूबरक्लोसिस में होता है। लेकिन अच्छे अच्छे परिवार में भी होता है कि यह बीमारी किसी भी जगह, वो बच्चे जब खेलने जाते हैं, कुछ अलग जगह खेल रहे हैं, वहाँ से उनको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन आ जाए, उसके बाद वो जरूर बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन इन्फेक्शन आपके शरीर में पहुँच चुकी है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपके में प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो आप में ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। बोन टीबी की बीमारी एक शख्स के लिए, एक मरीज के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है? बोन ट्यूबरक्लोसिस में आजकल रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं दवाओं का जो एक पूर्ण रूप से अगर आप उपयोग सही समय से नहीं करते हैं, जो कि भारतीय परिवेश में छाती में 6 महीने का इलाज, हड्डियों के अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो 9 महीने से 15 महीने का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर 2 महीने 3 महीने करके आप दवा छोड़ देते हैं या दवा के दुकान से 1 महीने की दवा खा के आप बंद कर देते हैं, तो रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। और रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करना बहुत मुश्किल है कि वह जो पुरानी दवाएं थी 4-5, वह उस पर काम नहीं करती है, आपको नई दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। नई दवाएं अच्छी है पर बहुत महंगी हैं, महंगाई के साथ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, इसलिए परेशानी ज़्यादा होती है। इसलिए शुरू में अगर आपको चिकित्सक बताते हैं जिस तरह से दवाओं का उपयोग करना, अगर आप उसको सही समय के साथ करते हैं तो 100% यह बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। क्या बोन ट्यूबरक्लोसिस एक इंसान के शरीर में और भी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है? बोन ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें, जैसे पीठ में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई
और उसका इलाज नहीं पड़े तो आप समाज में बहुत लोगों को देखते होंगे, उनका कुबरपन निकला रहता है, वो पूरा पीठ टेढ़ा हो जाता है। यह जो बीमारी अगर यहाँ हो रही है, अगर ये 2 हड्डियाँ यहाँ पे 33 हड्डियाँ होती हैं, इसमें 2 या 3 अगर सड़ जाती हैं तो वो इस तरह से बेंड कर जाती हैं और कुबर हो जाता है, तो वो एक बोन ट्यूबरकुलोसिस है। अगर कूल्हे में अगर हो जाती है, वह जोड़ जहाँ पे चलता है, जैसे ये कूल्हा आपको इस जगह से चल रहा है, ये अगर ट्यूबरकुलोसिस के कारण नहीं चलेगा तो ये जाम हो जाएगी। घुटना जो चलना चाहिए ये अगर नहीं चलेगा तो ये जाम हो जाएगी। तो वैसे हालत में वो जोड़ पहले जैसा कार्य नहीं करता है और मरीज अपना दिनचर्या भी नहीं कर पाता है, उसको लेटने बैठने चलने हर में परेशानी हो सकती है। बोन ट्यूबरकुलोसिस के लिए इलाज क्या है? बोन ट्यूबरकुलोसिस की सबसे पहली इलाज है सही समय पे उसको पहचान लेना। अगर आप सही समय पे उसको पहचान लेते हैं, नेचुरली वो एक चिकित्सक का कार्य होता है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का कार्य होता है, उसको शुरू में पहचान लें, क्योंकि कोई भी जांच ऐसा कंफर्म्ड आजकल नहीं है। आप एमआरआई की बात करें, सीटी स्कैन की बात करें, एक्सरे की बात करें, खून में अलग अलग महंगी जांचें उनको बात करें, जो कंफर्म ये बता दे कि 100% ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना पड़ता है कि बीमारी, उसकी जो भी इतिहास है बीमारी की, उसकी जांच में जो मरीज को मिल रहा है उसको देख के समन्वय बनानी पड़ती है। अगर वह ट्यूबरकुलोसिस की तरफ फिट बैठता है तब उसको टिश्यू को निकाल के हम जीन स्टडी कराते हैं, उससे पता चल जाता है, तब उसका इलाज शुरू करते हैं। और एक बार अगर सही बीमारी पकड़ा गई तो 100% उसका सही इलाज संभव है। केवल पहचानने में जो समय लगता है उस समय चिकित्सक को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मरीज के एक एक जांच को देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि बोन टीबी के जो भी मरीज़ होते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें बीमारी हो जाती है, तो वो किन चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े? बोन ट्यूबरकुलोसिस में एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, वह है रेस्ट। रेस्ट अगर आप नहीं दीजिएगा तो वह बीमारी को सही ढंग से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर बोन ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन में हो रही है, पीठ में हो रही है, मरीज को हमेशा बोलते हैं आपको लेट के रहना है, आपको जो दिनचर्या है पैखाना पेशाब सब बिस्तर पे करनी है। मरीज ये मानने को तैयार नहीं होते, वो बोलते हैं हम दिन में 1 बार जाएंगे लैट्रिन, तो उससे भी परेशानी बढ़ जाती है। अगर वो 1 महीना लेट के रहते हैं तो दवाओं का 100% उपयोगिता उस मरीज में हो जाती है। अगर आप चलते फिरते रहते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो बीमारी का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है और बीमारी सही समय पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पहला, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं रेस्ट बहुत ज़रूरी है। वो कूल्हे का हो, घुटने का हो, जहाँ का भी हो, उसमें रेस्ट आप दीजिए। और जब आप चलने लगते हैं, जैसे पीठ की बात करें तो पीठ में इस तरह का बेल्ट का अगर उपयोग किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। यह आपको मुड़ने नहीं देता है, आपको रेस्ट देता है। तो पहला रेस्ट, उसके बाद जो दवाएं जैसे चिकित्सक ने लिखी है उसका आप उपयोग कीजिए। आज सरकार आपको अच्छे ट्यूबरकुलोसिस सेंटर में फ्री में दवाएं दे रही है, तो दवाओं पे आपका खर्च भी नहीं होता है, फ्री में दवाओं का सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। और अगर वो जोड़ों का टेढ़ापन या ज़्यादा हो जाए तभी आपको शल्य चिकित्सा की ज़रूरत होती है।